नमस्कार। मतलब मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। 2 महीने का ब्रेक के बाद हम फिर से फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। कुछ कारण की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पेनफुल है। आप सब जानते हैं कि राजकोट का जो पूरा टीआरपी गेम जोन में जो आग का खेल हुआ, बच्चे गए थे खेलने के लिए, लोग और यंग लोग भी गए थे, पर वो डेथ का पूरा खेल हो गया और इतने सारे लोग मारे गए। सुन के सोच के ही अभी भी इतनी कंपारी होती है, इतना शरीर में और दिल में एक चुभन उठती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों हुआ। ऐसे आपके बहुत सारे बनाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकोट में हुआ, दूसरे दिन दिल्ली में हुआ, वहाँ भी बच्चों की जान गई। वो नियोनेटल केयर था बच्चों का करने के लिए, वहाँ भी हुआ। मतलब ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं गुजरात में, ये सबको याद है तक्षशिला का हुआ था सूरत में, वहाँ भी बच्चे मारे गए थे। क्लासेस चलाते थे वहाँ पे, 22 बच्चों का मौत हुआ था वो टाइम, और उसका 5 साल खत्म होने के दूसरे दिन ये राजकोट में हुआ। उसके बीच बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट गुजरात में हुए। वो सबको रिसेंटली जो याद है लास्ट टाइम का मोरबी का जो हैंगिंग ब्रिज था, वो गिरने से जो मौत हुई। और सब में यही बात है कि लीगली उसका जो भी प्रोसीजर था उसको कभी फॉलो नहीं किया गया। जो उसके फायर का एनओसी लेना, फायर का इंतजाम करना, इमरजेंसी में कैसे उसके एग्जिट अलग होने चाहिए, एंट्री एग्जिट दोनों कम से कम ये सब प्रोविजन होना चाहिए, वो सब बातें अखबारों में आ रही है, हर मीडिया में आ रही है। और अभी पता चल रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई रूल बनाया ही नहीं, अभी बनाएंगे। बताइए, मतलब गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं तो एक लॉलेस मॉडल 5 साल से देख रहे हैं कि इतने सारे डेथ, उसमें एक लॉलेस मॉडल दिख रहा है। उस मतलब चुनाव के दौरान ही, चुनाव होने से पहले ही हरणी मतलब बड़ौदा में वो वोट का इंसिडेंट हुआ, उसमें भी बच्चे मारे गए। सबसे दुख की बात है कि सबसे ज्यादा इसका लाइफ जिसका लिया जा रहा है या जिसकी मौत हो रही है, वो बच्चों की मौत हो रही है। तो आज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं वो तो बहुत जाने माने जर्नलिस्ट है, देवांशी जोशी जी। उन्होंने अपने उसमें काफ़ी डायरेक्टली बात को रखा और आज टॉपिक भी ऐसा रखा कि जो लिविंग सिटीजन है वो डाइंग बच्चों को बचा पाएंगे। मतलब सिटीजन्स के रोल पे उन्होंने बहुत एम्फेसिस किया है। और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, गुजरात हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो इसमें पिटीशन लिया और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि गुजरात के ये जो तंत्र है उस पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। अब बताइए, इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट क्या हो सकता है। इसके बीच हमें बात डिस्कस करने जा रहे हैं। देवांशी बहन हमारे साथ जुड़ेंगे, वो रास्ते में है, पर टाइम हो गया इसलिए हमने बात शुरू किया है। और वही टाइम पे हमारे जो साथी है रिमी बहन और भविक भाई दोनों राजकोट में ही थे और उनको सुबह में पता चला और हमारा फ़ोन पे बात हुआ तो वो खुद भी वो साइट पे गए और सिविल हॉस्पिटल में भी गए, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तब तक हमारे स्पीकर आ जाएंगे। मैं रिमी बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ उनका एक्सपीरियंस शेयर करके शुरुआत करने की। सब साथियों और दोस्तों को नमस्ते। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ हम लोग राजकोट में थे। एक्चुअली जब शुरुआत में न्यूज़ आने लगे तो
इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वो हम खुद भी नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ आ रहे थे पता चल रहा था कि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ये मतलब काफ़ी सीरियस इंसिडेंट है। तो मतलब जितना हम लोग सोच रहे थे उससे काफ़ी सीरियस, काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था। तो फ़ोन पे बातचीत हुई, मतलब इस इंसिडेंट को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे से पहले ही हम लोगों ने उस साइट का विज़िट किया और दूसरे दिन सुबह मतलब सैटरडे को ये इंसिडेंट हुआ था। संडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ पे पहुँचे साइट पे जहाँ पे ये टीआरपी गेम जोन था। बहुत सारी बातें न्यूज़पेपर में आ गई है, मतलब हम सब जानते हैं कि क्या क्या लूपहोल्स थे और हर इंसिडेंट में ये मतलब जब जब लोगों की मेमोरी में ये सारे इंसिडेंट रहते हैं 5-6 दिन के लिए ये अखबारों में पूरा भर भर के आता है, उस टाइम पे हमारी सेंसिटिविटी भी बनी रहती है। धीरे 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 जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है अखबारों में से भी ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन जो साइट पे जाके जो हम लोगों ने देखा वो शायद मुझे लगता है कि जब तक वहाँ पे खुद ना गए हो उससे पहले ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि गवर्नमेंट ये इंसिडेंट के बाद भी कितना क्रिमिनल स्टेप ले रही थी। अगर हम लोग भी वहाँ पे ना जाते, वहाँ पे खुद जाके हम लोग ना देख पाते तो ये पता नहीं चलता कि ये कितनी सेंसिटिव हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम लोग वहाँ पे गए पहले तो मुझे ये देख के ताजुब हुआ कि ये टीआरपी गेम जोन जो है वो पूरे रेसिडेंशियल एरिया के बीच में था। ये कैसे हो सकता है, मतलब समर वैकेशन का टाइम है, लोग आते जाते रहते हैं, भीड़ होती होगी, मतलब गेम जोन का एक नॉइस भी होता होगा, तो ये रेसिडेंशियल एरिया के बीच में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम लोग जब एंटर हो रहे थे तो काफ़ी दूर से, मतलब 300-500 मीटर दूर से वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, बोल रहे थे कि आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किया कि कैसे भी करके उन लोगों को मनाया तो हम लोगों को जाने दिया। दोनों ओर से रास्ते थे और हमारी तरह बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे थे, देख रहे थे, मोबाइल में शूटिंग कर रहे थे और पीछे बहुत सारा बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जिन लोगों का आना जाना रहता था, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सब लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब हम लोग वहाँ पे गए तो जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे देखा 12-15 बुलडोज़र वहाँ पे चल रहे हैं। मतलब अगर 4-5 घंटे और ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रुके हुए होते तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई गेम जोन करके कोई चीज़ थी यहाँ पे। मतलब पूरा उसे ग्राउंड ज़ीरो बनाने की पूरी कोशिश चल रही थी। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे वो जो सारा मलबा पड़ा हुआ था उसे देख के लगा कि ये आग मतलब कितनी बड़ी होगी। अखबारों में आ रहा है कि 2000 सेल्सियस डिग्री से ज़्यादा मतलब उस समय वहाँ पे उसका टेम्परेचर रहा होगा। कुछ भी बचा हुआ नहीं था, जो कुछ भी था वो मतलब सारे मतलब आयन की जो टेम्पररी शेड्स वगैरह जो होते हैं वो सब जैसे सिकुड़ चुके थे। इतने बड़े स्क्वायर मीटर एरिया में ये जो गेम जोन था, लेकिन उसका मलबा जो था और जलने के बाद वो इतना मतलब सिकुड़ चुका था कि हमें एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी होगी। और मैं तो यहाँ तक ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद ऐसा अखबारों में न्यूज़ आ रहा है कि मोर देन 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ये इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे थे। डेड बॉडीज़ जो मिले हैं, जिसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, वो 27, 29, 32 मैक्सिमम 32 तक अखबारों में ऑफिशियल एक फिगर आ रहा है। जो मिसिंग है उनका फिगर 22, 28 आ रहा है। मतलब मुश्किल से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है 50-55 तक के लोगों का। तो 300 लोग वहाँ पे थे। हम मान सकते हैं कि कुछ लोग बचकर निकल गए होंगे, काफ़ी लोगों ने सुना होगा बचकर निकल गए होंगे, लेकिन जो मलबा हम लोगों ने वहाँ पे देखा, मेरे मोबाइल में फ़ोटोग्राफ्स भी है उसके, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, मैं दिखाऊंगी, समझ पाना मुश्किल है।
लेकिन वो देखने से पता चल पाएगा कि अगर अंदर डेड बॉडी भी होगी तो उसको भी आइडेंटिफाई करके या उसको अलग करके निकालना वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे ये फायर ब्रेकआउट हुआ होगा। तो ये जो देखा हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स भी थे, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स मतलब अहमदाबाद से भी आए हुए थे, और वो मतलब जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन लोगों के दिमाग में भी शायद यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी तक हम लोगों को तो डेड बॉडीज ढूंढने हैं, और अगर ये बुलडोज़र चलाएंगे तो उसके साथ ये मतलब डेड बॉडीज़ के जो अवशेष जो बचे होंगे वो भी शायद ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो इतनी जल्दी क्यों है? आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कहीं पे कोई ब्रिज टूटा हो या कहीं पे कोई बिल्डिंग टूटा हो। बारिश होती है, पुराने मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं कहीं जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट है वहाँ से भी कुछ ना कुछ गिर जाता है। मैंने कभी आज तक ऐसा देखा भी नहीं, ऐसा अखबारों में भी नहीं पढ़ा, कहीं सुनने में भी नहीं ऐसी बात आई कि एक साथ 12-15 बुलडोज़र कहीं पे चल रहे हों। ये उस समय पर भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग और ताजुब की बात थी। और फिर तो अखबारों ने भी ये सारे न्यूज़ कैरी किए कि ये क्राइम सीन में मतलब तो एविडेंस होते हैं, तो आप किसको बचाने के लिए ये जो एविडेंस है, और मान लीजिए एविडेंस नहीं भी है, मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेंसिटिविटी तो मतलब होनी चाहिए कि कोई बच्चे का डेड बॉडी अगर वहाँ पे रह गया है, किसी और इंसान का, कोई स्टाफ मेंबर का, वहाँ पे विजिट करने वाले किसी भी व्यक्ति का अगर डेड बॉडी वहाँ पे किसी मलबे में फंस चुका है, तो क्या उसे ढूंढने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो सबसे पहला जो वहाँ पे साइट पे जो हमने देखा, तो ये देखा कि 12-15 बुलडोज़र पूरा चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि 4-5 घंटे के अंदर उसे पूरा एक लेवल में उसे मतलब कन्वर्ट कर दिया होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे देखेंगे तभी तो आपको गुस्सा आएगा, आप देखो ही मत, उसके बाद अखबारों में उसकी तस्वीरें भी नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये लोगों का गुस्सा ख़त्म करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए, साथ ही साथ ये जो ज़्यादा फिगर सामने ना आए, जैसा हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि मतलब खुद म्यूनसिपल कमिश्नर हो या हेल्थ IAS ऑफिसर हो, वो बोल रहे थे कि मतलब कोविड डेथ डेटा मैनेजमेंट करके भी एक कमेटी गुजरात में बनी थी। तो ये जो मतलब जो डेथ होती है उसके नंबर छिपाने का एक सिलसिला यहाँ पे बहुत समय से चालू है, और इस बार भी मुझे ऐसा लगा वहाँ पे जाकर देखने के बाद कि ये शायद ज़्यादा नंबर बाहर ना आए, इसके लिए इतनी जल्दी 12-15 बुलडोज़र लाकर वहाँ पे खड़े कर दिए, और जो मलबा है वो उठा के बाहर एक ग्राउंड है तो वो ग्राउंड पे वो खड़ा कर रहे हैं। फिर अखबारों में ऐसी तस्वीर आ रही है कि जब ग्राउंड ज़ीरो हो गया है तब कुछ लोग आकर मतलब वहाँ पे प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, या फिर कुछ मतलब यंग स्टूडेंट्स, शायद मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे या FSL का स्टाफ होगा, वो वहाँ पे आके मतलब एविडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वहाँ जो लोग जो थे उनका रिएक्शन ज़्यादा नहीं पता चल पाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। पुलिस भी वहाँ से मतलब सब लोगों को निकलने के लिए बोल रही थी ताकि वहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। तो लोगों का मतलब राजकोट के अंदर जनरल लोगों के बीच में बहुत गुस्सा था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे, शायद वो आसपास में रहने वाले लोग होंगे। यहाँ तक भी हम लोगों ने खुद भी देखा और ये समझ में भी आया कि गेम जोन की जो पूरी दीवार थी वो दीवार के बिल्कुल पीछे मतलब 5-6 फीट के पीछे ही रेजिडेंशियल एरिया है और पूरे सारे टेनामेंट्स वहाँ पे थे। तो वो लोग भी बोल रहे थे कि आग इतने बड़े पैमाने पर थी कि हम लोगों को लग रहा था कि शायद हमारा घर भी जल जाएगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो सब अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन आसपास में भी मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि सब लोगों को ये डर लग रहा था कि शायद ये आग की चपेट में हम लोग ना आ जाए। वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे, जो राजकोट के जो लोकल न्यूज़पेपर में जो सारी बातें आई, यहाँ पर भी ये सारी बातें आई कि विदिन
25 to 45 सेकंड्स ये आग ने पूरा ख़त्म कर दिया। और जो बोल रहे थे वहाँ पे, ये गेम जोन हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे टायर थे, रेक्सिन होते हैं, स्पंज होते हैं, बच्चे हाइट से कूदते हैं, गिरेंगे नहीं, उनको चोट नहीं लगेगी, इसलिए बहुत सारा स्पंज और ये सब था। रेसिंग कार चल रही थी, मोर देन 2000 लीटर वहाँ पे ये पेट्रोल डीजल के कैन वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ जगह पे बोल रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी, कहीं पे बोला जा रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था उसकी वजह से आग लगी। लेकिन जो भी हो, ये रेजिडेंशियल एरिया में विदाउट परमिशन, और सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं, सिर्फ हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है वो नहीं, टोटल ऊपर से लेकर, मैं नीचे से ऊपर नहीं बोल रही हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक के लेवल में जो टोटल करप्शन जो लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ऑफिशियली हम लोग जो बोल रहे हैं और अनऑफिशियली ये फिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है। मोर देन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ, मोर देन 100, शायद वहाँ पे जो लोग बोल रहे थे वो बोल रहे थे मोर देन 80 पीपल अभी भी मिसिंग है। और जो मिसिंग लिस्ट जो आ रहा है वो हम जानते हैं 20 to 27 लोगों का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डेथ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जो हमें पता नहीं सच में हम कभी फ्यूचर में जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। वो साइट विजिट करने के बाद, वहाँ से कुछ लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हम लोग राजकोट सिविल हॉस्पिटल में गए। राजकोट सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे मतलब डेड बॉडीज रखे हुए होंगे, उस बिल्डिंग से काफ़ी आगे तक पूरा कॉर्डन करके रखा हुआ था। मतलब कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता। जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि एक पूरा बैरिकेड पूरा लंबा लगाया हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है। बैरिकेड के इस तरफ जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे सिविल ड्रेस में बहुत सारी पुलिस थी, सिविल ड्रेस में, लेकिन उनके गले में आई कार्ड लगे हुए थे। इसकी वजह से हम लोग पहचान पाए कि ये सिविल ड्रेस में यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी सब लोगों के बीच में जो रिलेटिव्स वहाँ पे खड़े होंगे, जिनके बच्चे या जिनके रिलेटिव्स वहाँ पे अंदर जो आग में जल गए, जो नहीं बच पाए, उन लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड था कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कम से कम डेड बॉडीज़ हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोग जो लास्ट रिचुअल्स हैं हम लोग उसे फॉलो कर पाए। तो सब लोगों के बीच में एक भाई मिले, बहुत रो रहे थे, बहुत उनके आंसू सूख नहीं रहे थे, बहुत रो रहे थे। उनको चुप करवाने के लिए भी बहुत सारे लोग उनके आसपास में खड़े थे, लेकिन वो भी एक ही बात बोल रहे थे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं बचा है। बच्चे वैकेशन में गए थे एंजॉयमेंट करने के लिए, अब कुछ नहीं बचा है। कम से कम एटलीस्ट हमें ये तो बताओ कि ये हमारा बच्चा है, ये उसका डेड बॉडी है, ये तो हम लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि हम लोग जो कुछ भी रिलीजियस फॉर्मेलिटी या लास्ट फॉर्मेलिटीज़ जो कंप्लीट करनी है वो हम लोग कर पाए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये भी बात अखबारों में आ चुकी है कि डेड बॉडीज़ इतने जल चुके थे कि बॉन से डीएनए लेना पड़ा, डीएनए का जो सैंपल है वो बॉन से लेना पड़ा। डेड बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था। छोटे से प्लास्टिक बैग में डेड बॉडीज आ रहे थे, या कुछ स्ट्रेचर भी सिविल हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर नहीं थे। डेड बॉडीज़ को कवर करने के लिए जो भी प्रिकॉशन रखने चाहिए या जो प्लास्टिक मटेरियल जो पर्टिकुलर यूज़ करना चाहिए वो कुछ भी नहीं था। तो प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेली यूज़ जो करते हैं, ऐसे प्लास्टिक बैग में या किसी कपड़े में बांध कर डेड बॉडीज़ लाए जाते थे। उसके भी फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी सारे मीडिया में आ चुके हैं। उसका मैं इतना डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे कोविड के ये 1, 2 और ओमिक्रॉन जो कम खतरनाक था, ये 3 वेव से गुजरने के बाद भी जब एक जगह पे जहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारे हॉस्पिटल में ना ही स्ट्रेचर है, ना ही डेड बॉडीज़ को कवर करने के लिए,
ना तो हमारे पास कोई मतलब ऐसी कोई सुविधा है। मतलब जो हम बोलते हैं कि एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक मतलब डिग्निफाइड डेथ भी तो मतलब फॉलो होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा था। मतलब डिग्निटी के साथ डेड बॉडीज़ को उनके रिलेटिव्स को पास ऑन किया जाए, वो फॉर्मेलिटीज़ भी हमारी सिस्टम कंप्लीट करने में पूरी की पूरी नाकाम है। ये यहाँ से देखने को मिला। जैसे 2008 में यहाँ पे जो सीरियल ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में, तब हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ वीएस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि इतने सारे इंजर्ड लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका खून साफ करने के लिए हमारे पास कॉटन भी नहीं था, हैंड ग्लोव्स भी नहीं थे। तो 2008 में भी ये सिचुएशन थी, कोविड के 3 वेव जाने के बाद भी ये सिचुएशन है, और जब ये राजकोट का इंसिडेंट होता है तब भी ये सिचुएशन है। तो मतलब हम लोग वहीं के वहीं हैं, शायद और पीछे जा रहे हैं। तो ये मतलब साइट पे जाके देखा, और सिविल हॉस्पिटल में भी ये जाके देखा। सिविल हॉस्पिटल में भी बहुत सारी पुलिस वहाँ पे थी। मुझे लगता है मतलब गाड़ियाँ देख के पता चलता है, चेहरे से तो हम किसी नेता को पहचानते नहीं है, वो कभी हमारे बीच में आते नहीं हैं। कोई बड़े ऑफिसर को भी हम बाई फेस नहीं पहचान सकते, लेकिन उनकी गाड़ियों से पता चलता था कि बहुत सारे लोग विजिट पे आ रहे थे। तो ये हम लोगों ने मतलब साइट पे जाके देखा और सिविल हॉस्पिटल में जाके देखा। बहुत सारी बात है जो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, और हमारे स्पीकर जो है देवांशी बहन वो आ चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। देवांशी बहन अभी हमारे साथ है और जिनका हमें इंतज़ार था, तो अभी देवांशी बहन से ही सुनेंगे। हाँ, यस यस। नमस्ते। जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सबकी नज़रें उस पर टिकी होती है कि कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा कि जिसके बाद ये कोई भी दुर्घटना कभी भी ना दोहरा पाए। हमारे आसपास मैं 4-5 दिनों से उतना समझ गई हूँ कि मेरा भाग्य उनसे ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। वरना और हम सब भाग्य में जो लोग नहीं है हमारे बीच, उनसे ज़्यादा थोड़े अच्छे निकले, वरना हम भी इन्हीं रास्तों से चलते हैं। हम भी ऐसे ही अस्पतालों में जाते हैं, हम लोग ऐसे ही गेम जोन में अपने बच्चों के साथ जाते हैं, हम भी ऐसे ही स्कूलों में जाते हैं, इसी रास्तों पे चलते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कौन बिगड़ी बाप की औलाद आकर कभी भी हमसे टकरा कर चली जाएगी और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और इसलिए हम ऐसी ज़िंदगी हर रोज़ जीते हैं जहाँ हमें नहीं पता होता कि हम अगली सेकंड हम होंगे या नहीं होंगे। मार्टिन निमोलर की बहुत अच्छी कविता है, बहुत बार हमने सुनी होगी, मैं फिर से उसे दोहरा रही हूँ कि पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए मेरे लिए, पर तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। तो ऐसा हमारे साथ भी ना हो कि जब ऐसी कोई भी दुर्घटना हमारे साथ हो, और शायद मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, सारे जर्नलिस्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये ख्याल चलता है कि अगर ये हमारे साथ हो गया तो क्या कोई भी ऐसी आवाज़ होगी जो हमारे लिए उठेगी, बिना ये सोचे कि किसकी सरकार है, बिना ये सोचे कि वो गेम जोन का मालिक कौन होगा, बिना ये सोचे कि अफसर कौन है, बिना ये सोचे कि जो पुलिस वाला है उसने कितने पैसे लिए होंगे और वो मेरे से क्या उसका रिश्ता है या नहीं, बिना कुछ ये वाले ख्यालात दिमाग में लाए बिना अगर हम बोलते हैं तो ही हम शायद कुछ बदल पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने इतने समय के बाद शायद, क्योंकि अगर सिर्फ इसी घटना की हम बात न करें तो इससे पहले जब तक्षशिला हुआ था तो मैं दूसरे दिन सूरत में थी और पूरा सूरत रोया था। हम ऐसा नहीं बता सकते कि सूरत वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बहुत फ़र्क पड़ा था।
और ऐसा पहली बार हो रहा था जब हम देख रहे थे कि हमारे बच्चे उतनी बुरी तरीके से जलकर मरे। अब सबसे बुरा उस वक्त उन माँ बापों के लिए था कि जिनको फ़ोन आया, उन जैसे एक लड़की थी ग्रीष्मा, या एक बहुत छोटी सी 3 साल की बच्ची थी कर्णवी उसका नाम था। और जब हम उनके वाक़ये के बारे में सुनते थे, जब उनके माँ बाप हमें सुनाते थे, उनकी पेंटिंग्स दिखाते थे, बहुत सारे लोग थे जो आर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे, फाइन आर्ट्स के साथ उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स ड्रॉ की थी। तो वो हमें दिखाकर अपनी कहानियाँ बताते थे कि मेरी बेटी ने ऐसा कहा था, मेरी बेटी ने ये बनाकर ऐसा कहा था कि मम्मी पापा हम लोग यहाँ पे साथ में घूमने जाएंगे। तो अधूरे अरमानों की बातें थी वो, उनके पास था बहुत कुछ कहने को। और सुनने वाले भी लोग थे उस वक्त। जो आता था वो कहता था कि नहीं हम बदल देंगे, हम ये अश्योर करते हैं कि कुछ नहीं होगा। तब ज़्यादातर वो लोग मीडिया से बात नहीं करते थे। उनको गुस्सा था कि यार आप तो कुछ करते, आप क्या कर रहे थे। तो उस वक्त जब मैं उन फैमिलीज से मिलने गई तो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आपसे बात करके क्या करूँगी, क्या मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी, आपकी जितनी उम्र की थी वो। तो मैंने बोला कि नहीं आपकी बेटी वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप मेरे से बात करती हैं और अपनी कहानी बताती है तो शायद ऐसा किसी और माँ बाप के साथ नहीं होगा। और मैंने ऐसा कहकर बहुत सारे फैमिलीज से बात की और उनकी बातें सुनी। इसीलिए सुनी ताकि मुझे नहीं पता था कि सिस्टम में कितना बदलाव आएगा, पर मैंने सोचा था कि शायद माँ बाप बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में वो रखते हैं तो पहले देखेंगे कि वो स्कूल की हालत कैसी है, वो सवाल पूछेंगे। अगर वो हम जब किसी भी ऐसे माँ बाप से मिलते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में अपना बच्चा चलता है। हमारे दिमाग में जो तस्वीरें आती हैं वो हमारे बच्चे की होती है कि अगर मेरा बच्चा उस जगह पे फंस जाएगा तो क्या। तो हम एश्योर करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने वो कहानियाँ, वो केस स्टडीज, सारी चीज़ें इसीलिए शूट की थी ताकि उनको सुनकर सिस्टम बदले या न बदले, पर हमारे अंदर का नागरिक है वो थोड़ा सा जगे, थोड़ी सी बातें करे, थोड़ा सा पूछना सीखे, प्रश्न पूछ सके। और उस वक्त सही में ऐसा लगा था कि नागरिक जग चुका है। फिर समझ में आया कि हमने जिनको जगाया था वो तो नींद से जागे थे, पर नींद उनकी अधूरी थी, तो फिर से सो गए। फिर से जागे वो मोरबी में जब हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था और कोई नहीं सोचता। ऐसा नहीं है कि ब्रिज बनाने वाले या फिर गेम जोन बनाने वाले या ऐसी स्कूल या अस्पताल बनाने वाले लोग किसी को मार डालने के लिए बनाते हैं। वो जब बनाते हैं तो वो सोचते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बस यही एक फ़र्क है। तो मैं इतने दिनों से मैं इतना ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर सिस्टम में कोई कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक है, सिर्फ वो कुछ बदल सकता है। क्योंकि अगर सरकारों को बदलना होता या फिर चेहरे बदलने से कुछ बदल जाता, तो हमने तो सीएम तो बदल दिए, हमारे मुख्यमंत्री तो बदल गए, उनके पीछे की टैगलाइन भी चेंज हो गई। पहले जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले लिखते थे तो वो बोलते थे कि संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, अब लिखते हैं मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो सिर्फ टैगलाइन बदलने से या चेहरे बदलने से सही में सूरत नहीं बदलती। सूरत सिर्फ तब बदलती है जब इंसान पूछता है, प्रश्न पूछता है और आंखों में आंखें डालकर पूछता है। और सरकारों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न सिर्फ, ये कोई राजनीतिक प्रश्न तो है नहीं। कोई ऐसा नहीं बोल रहा, चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बावजूद अब कोई वोटिंग नहीं होने वाली। मुझे लगता है 27 में चुनाव है गुजरात के असेंबली के, उसके बीच में कोई बड़े चुनाव नहीं आ रहे। तो ये सारी बातें जो हो रही है वो किसी राजनीति के लिए या सरकारों को बदल डालने के लिए नहीं हो रही। कोई अब दिनकर की कविता नहीं सुनाता कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्योंकि सबको पता है कि जनता नहीं आती है, सबको पता है कि जनता नहीं आने वाली है। पर जनता अपने बच्चों के लिए भी क्यों नहीं बोल रही, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये जानने के लिए फ़र्क ये पड़ा कि जैसे सूरत में मैं तक्षशिला के वक्त वहाँ पर गई थी, मोरबी में भी गई थी, पर मोरबी में मैं किसी भी फैमिली को फिर से ये नहीं कह पाई कि आप मेरे से इसलिए बात कीजिए क्योंकि ऐसा किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ऐसा नहीं होता। अगर वो मेरे से बात करते हैं तो भी हम किसी को नहीं जगा सकते। उसके बाद वडोदरा में हुआ, वडोदरा में जब हुआ तो मैं नहीं गई वडोदरा, और राजकोट में जब हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजकोट के उन फैमिलीज़ के पास जाऊँ
जिनके घर में जवान अर्थियाँ उठी है और जिनके घर के बच्चे मरे हैं, और मैं उनको जाकर ये कहूँ कि आप मेरे से इसलिए बात कीजिए कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ये हमें जब पता है कि ये गलत है तो हम कैसे बोल सकते हैं। और इसीलिए इस बार मैंने राजकोट में से किसी भी विक्टिम को जाकर ऐसा नहीं बोला कि आप मेरे से इसलिए बात कीजिए क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। पर हाँ, मुझे एक फ़र्क जो महसूस किया मैंने वो ये कि सब साथ में आकर नहीं बोले, वो एक हकीकत है, लेकिन हर कोई बोला है। मतलब हर इंसान ने ऐसी बातें कही है कि हमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इसीलिए हम नहीं बोल रहे। तो मतलब कि सबको पता है कि हम नहीं बोल रहे, तो अगर सब साथ में आकर बोलेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम किसी के इंतज़ार में हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात के आम लोगों के अंदर वो गुस्सा तो है। वो गुस्सा अब सरकार के लिए है, अफसरों के लिए है या खुद के लिए है, वो मुझे नहीं पता। वो गुस्सा उनका मीडिया को लेकर भी है, और वो गुस्सा सही है, क्योंकि तक्षशिला के बाद 6 महीने तक हमने रिपोर्टिंग की थी, और 6 महीने के बाद जब हमने देखा कि इतनी सारी न्यूज़ के बीच किसी को ये जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि किसी स्कूल का शेड किस अवस्था में है, कोई स्कूल कितना लीगली और कितना इलीगली काम कर रहा है, और सबसे बुरा ये देखा कि जब अहमदाबाद के ही मणिनगर इलाके में एक स्कूल चल रही थी, मैं जब तक उसको रिकॉल कर पा रही हूँ, मुक्त जीवन विद्यालय उसका नाम था, और उसके नीचे वेल्डिंग और वगैरह का काम चल रहा था। वो उतनी बुरी स्थिति में थी वो स्कूल कि वो स्कूल का बच पाना सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद आप उन लोगों के लिए मान सकते हैं, या उनका भाग्य ज़्यादा अच्छा है, वरना वो स्कूल कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। जब मीडिया का दबाव आया, और उनके पास ऑब्वियसली फायर एनओसी तो होती भी नहीं थी, तो वो भी नहीं थी उनके पास, कुछ नहीं था कि वो स्कूल चल पाए। जब स्कूल बंद करवाई तो माँ बापों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि आप हमारे बच्चों का एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं, और बहुत सारे धर्म संस्थान से जुड़े लोग थे जिनको शायद नागरिकों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, वो स्कूल को बचाने के लिए आगे आए, और वो स्कूल कुछ दिनों में फिर से शुरू हो गई, और आज भी चलती है, आज भी वैसे ही चलती है जैसे पहले चलती थी। हम इंतज़ार करते हैं किसी दुर्घटना का, और 1-2 के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तक्षशिला में जब 24 बच्चे मरे थे तो बहुत बुरा लगा था, पर उसके बाद फिर 7, 6, 8, 5 अलग अलग मरे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 24 देख चुके थे हम। अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक टॉलरेंस लेवल हमारे में आ गया था। उसके बाद हमने 150 बच्चों को एक साथ ऐसे मरते देखा मोरबी में, और जब वो हुआ तब मैं वहीं पे थी। मैं कच्छ से अहमदाबाद आने के लिए निकल रही थी, और मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि कोई ब्रिज ऐसे टूट गया है। तो मोरबी से ही मैं जस्ट गुजर रही थी, तो मैंने सोचा मोरबी पास में है तो मुझे लगता है कुछ बड़ा हादसा तो नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं जाकर। जब मैं पहुंची तब ऑलमोस्ट नेता, मीडिया सबका पहुंचना बाकी था, और जो वो मैंने देखा, मुझे लगता है कि कोई नहीं देख सकता, और अगर देखने के बाद भी वो महसूस नहीं कर पाता तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। उसके बाद नेता आए, और कोई खुश नहीं होता जब ऐसा होता है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि सीएम भी जब आते हैं तो किसी के भी कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बुरी दुर्घटनाएं होती है कि उनके कार्यकाल को ऐसे जाना जाए कि उनके शासन में ऐसा हुआ था, उनके शासन में ऐसा हुआ था। तो कोई चाहता नहीं है कि ऐसा हो, फिर भी होता है, क्योंकि वो ना हो उसके लिए हम कुछ नहीं करते। और उसका कंक्लूजन कि हम पिछले 5 दिनों से ये सोचने में लगे हैं कि ऐसा फिर से ना हो, इसकी क्या गारंटी। अश्योरेंस चाहिए हमें, जो हमें कोई नहीं दे रहा। हमने तक्षशिला में भी अश्योरेंस मांगा था, नहीं मिला था। मोरबी में भी मांगा था, नहीं मिला था। वडोदरा में नहीं मिला था, श्रेय हॉस्पिटल में नहीं मिला था, कहीं पे भी नहीं मिला था। तो वो अश्योरेंस तो देते नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नागरिक की जो चेतना है वो जगाने का समय है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी बोलेंगे, अब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद सब भूल जाएंगे, और भूलना पड़ता है। अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो हम ऐसी दुर्घटनाओं को दिमाग में रखकर नहीं जी सकते, क्योंकि मोरबी के बाद तो किसी का सरवाइव होना उस वक्त उन घटनाओं के बीच में वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आप पानी तक नहीं पी सकते, आप खाना तक नहीं खा सकते। आपने जब बच्चों को ज़िंदगी की तलाश में चिल्लाते देखा है तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि जनाजा जितना छोटा होता है उतना भारी लगता है।
तो ये बहुत बुरा लगता है जब हमारे बच्चों के साथ ये होता है। पर जब बार बार होता है तब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन सिर्फ तब मिलता है क्योंकि हम किसी और को कितना बदल पाएंगे वो हमें नहीं पता, पर हम खुद को कितना बदल सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो सिर्फ तभी हम बदल सकते हैं जब हम पूछे प्रश्न, और प्रश्न इसलिए पूछे ताकि हमें किसी और की मदद नहीं करनी, पर अगर खुद के ऊपर आएगा तब कौन होगा जो हमारे लिए पूछेगा। सेफ्टी और एसओपी वगैरह की चीज़ें तो हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं ऐसे शब्द, तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रैक्टिस क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे पूरे देश में ये व्यवस्था है। पहले क्या था कि पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे, वहाँ पे वैसे ही सेफ्टी थी, उतनी ज़्यादा समस्या ही नहीं थी। लोग शहर में आ गए, आगे बढ़ गए, हमने बहुत सारा विकास कर लिया, लेकिन जब वो विकास की कीमत चुकानी पड़ती है तब आम लोग चुकाते हैं वो, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको एसओपी ही नहीं पता, फॉलो करनी है वो तो अलग जगह है। अगर वो वेल्डिंग जो कर रहा था राजकोट में पूरी दुर्घटना कहाँ से शुरू हुई, आग कहाँ से पैदा हुई, तो वेल्डिंग कर रहा था। अब वेल्डिंग करने वाले को पता है कि उसके पास में ही वहाँ पे हज़ारों लीटर पेट्रोल डीजल वगैरह रखा हुआ है, उसको ये भी पता है कि एग्ज़िट का दरवाज़ा नहीं है, उसको ये भी पता है कि जितना मटेरियल यूज़ किया है अगर उसमें गलती से भी आग लग गई तो आप उसको नहीं बुझा पाएंगे, सब कुछ पता है, पर फिर भी वो सोचता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्या करें, कुछ नहीं होगा। तो ये जब हम सोच लेते हैं ना कि नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, तो हम ये अश्योर नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, उतना पता नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हम सब समझते हैं कि बस अब पहले ईश्वर और दूसरे हम, बस हमारा सीधा कनेक्शन है, हमको तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जब तक लोग नहीं समझेंगे कि ये आपके भी साथ हो सकता है तब तक ये नहीं बदलेगा। दूसरा कि जैसे बाहर के देश, दुनिया ने हमसे बहुत कुछ सीखा, पर हमें पता नहीं सीखने में क्यों बहुत छोटा महसूस होता है। तो हम जापान से नहीं सीख सकते कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, शायद हम छोटे हो जाएंगे। हम यूएस से नहीं सीखते कि श्रम का मूल्य होता है और उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम अरब कंट्रीज से लॉ इन्फोर्समेंट नहीं सीखते कि कानून किताब में नहीं होते, कानून होते हैं यहाँ पर। तो हमारे एक दर्शक हमें बहुत अच्छा बता रहे थे, वो अभी किसी एक देश में थे, शायद यूएस या कनाडा में थे, तो उन्होंने वहाँ के AQI भेजा कि 100 एक मैक्सिमम लिमिट होती है, हम 150 में सांस लेते हैं खुली हवा में, और यहाँ पे 18 है क्योंकि यहाँ पे भाजपा या कांग्रेस का नहीं, कानून का शासन है। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे पार्टियों का शासन चलता है, संविधान का शासन नहीं चलता, कानून का शासन नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रजा है, यहाँ पे नागरिक नहीं है। और जब तक हम प्रजा है, जनता है, जब तक हम भीड़ है, तो भीड़ के लिए लोकतंत्र नहीं होता, भीड़ तंत्र होता है, और हम सब उस भीड़ तंत्र के शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हुआ तो हम बहुत सारे नेता, अधिकारी, सबसे बात हुई हमारी, तो बहुत सारे MLA से बात हुई जो कि दोनों पार्टियों के हैं, तीनों पार्टियों के हैं इनफैक्ट, कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के MLA से जब बात हुई तो ज़्यादातर भाजपा के थे क्योंकि 156 उनके MLA है, तो ज़्यादातर भाजपा के MLA थे और सब अपने शहर, अपने गांव, अपने नगर की चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर भी ये फायर सेफ्टी नहीं है, उसका भी कुछ दिखा दीजिए, हमारे यहाँ पर अस्पताल में नहीं है। किसी ने एक स्कूल का भेजा कि हमारे पड़ोस में एक स्कूल चलती है और वहाँ पे ये नहीं है। तो साथ में उन्होंने लेटर्स भी भेजे कि आप किसी को बताना मत, किसी को दिखाना मत, पर ये लेटर्स हमने 50 बार भेजे हैं मुख्यमंत्री की ऑफिस में, चीफ ऑफिसर की ऑफिस में, कलेक्टर की ऑफिस में, और कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ नहीं हुआ बोलकर फ्रस्ट्रेट होने वाला और कोई नहीं था, सत्ता का MLA था, मतलब जिनकी सरकार है, उनकी सरकार होने के बावजूद जब उनको लगता है कि हम बार बार लिखते रहते हैं और कुछ नहीं होता क्योंकि अफसर हमारी नहीं सुनते, तो फिर मैंने पूछा कि अफसर सुनते किसकी है, तो उसका जवाब जैसे आज राजकोट में से राज्यसभा के सांसद है राम मुकरिया, उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि मुझे जब अपना प्रोजेक्ट पास करवाना था सब कुछ ठीक था, मैंने 70,000 रुपये दिए, तब उन्होंने जाकर काम किया। नहीं, तब भी काम नहीं किया था, 70,000 रुपये मांगे, 70,000 रुपये दिए, फिर भी काम नहीं हुआ। उसके बाद मैं MP बना और जब उनको कहलवाया कि यार पैसे ले लिए, अब तो काम करो, तो उन्होंने मेरे पैसे तो वापस कर दिए और फिर प्रोजेक्ट पास हुआ। लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है सबको पता है कि पैसे दिए बिना आप काम नहीं करवा सकते। कॉरपोरेशन में कहने वाला और कोई नहीं,
राज्यसभा का सांसद है। तो अगर नेताओं का काम नहीं होता, एमएलएज का काम नहीं होता, मेरा नहीं होता, आपका नहीं होता, तो किसका होता है? तो पैसों का होता है। तो हम कहते हैं कि गुजराती में हम पढ़ते थे कि गुजराती એટલે व्यापारी प्रजा। हम बच्चों का व्यापार नहीं करते, पर हम धंधा करते हैं। और उसका मतलब ये नहीं होता कि बेईमानी सर से उतनी ऊपर चढ़ जाए कि जब हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा हो और उसको भी हम पैसों के तराजू में तोल दें। तो अगर जब तक ये नहीं रुकेगा, और ये दोनों जिम्मेदार है ना करप्शन वाले। जब आप नेता बन गए तब तो आप रोक सकते थे, पहले नहीं रोक पाए, चलो समझ लिया। आप नेता बनने के बाद रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो हमें रोक लेता है बोलने से। और वो हमारी एक काल्पनिक सुरक्षा व्यवस्था है जो हमें लगता है कि हम इससे बाहर जाएंगे तो शायद कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो एमएलए सोचते हैं कि मैं बोलूँगा तो फिर से मुझे टिकट नहीं मिलेगी। एमपी है, वो सोचते हैं कि मैं बोलूँगा तो मेरी ही सरकार का कुछ बुरा लगेगा। नागरिक इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो सोचता है कि कोई नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूँ। वो किसी की तलाश में रहता है, पीछे रहना है, उसको बोलना है पर कोई आगे चाहिए। और जो अब तक जो लोग आगे आकर बोले हैं, कुछ आंदोलन जैसा होता है, कुछ बदलता है, और वो भी सामने जाकर ही खड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली 5 सालों में वो भी बदल जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि पूरी सिस्टम हमें बदल देती है। फिर हमने वो नेताओं, अधिकारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो गुजरात में जो अफसरशाही है उसमें से ज़्यादातर लोग की आप कहानियाँ पढ़ेंगे। जब यूपीएससी उन्होंने पास की तो कोई था जो पंक्चर बनाता था और फिर बहुत उसने संघर्ष किया और उसने सोचा कि एक दिन मैं बहुत सारी जिंदगियां बदल दूंगा, और फिर वो कलेक्टर बन गया। कोई था कि जो पानीपुरी बेचता था, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में लोग रहते थे और उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की। यूपीएससी पास करने में सही में बहुत मेहनत लगती है, हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखते हैं। बहुत संघर्ष के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद कुर्सी पर आकर वो इंसान क्यों अपने जैसे लोगों को नहीं देखना चाहता? क्योंकि सचिवालय में अगर इतना गंदा कपड़ा पहन के बहुत बुरी स्थिति में कोई जाएगा तो उसको कैबिन से निकाल देते हैं वो लोग। उनको लगता है कि मतलब ये नहीं चाहिए। तो गरीब को देखकर उनका मुंह पता नहीं क्यों वो लोग फेर लेते हैं। उनको नहीं पसंद ऐसे लोगों को देखना। वो भूल जाते हैं कि हम भी तो ऐसी सिचुएशन में से आए हैं। तो हम सब ये भूल गए कि हमारा जब राज्य बना था तो शुरुआत करने वाले रविशंकर महाराज थे। तो हम तो बोल सकते थे कि नहीं भाई, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ कुछ भी करवा ले, वो आकर गांधी आश्रम में आकर कुछ भी बोल दे। रविशंकर महाराज ने उस वक्त भी दहशत जताई थी अपने पहले वक्तव्य में। उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में बोला था कि पार्टियों के गुट में अगर देश बढ़ जाएगा तो विपक्ष जो भी करता है उसको सत्ता इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वो कहने वाला बंदा विपक्ष में है, और सत्ता अगर कुछ अच्छा भी करती है तो विपक्ष उसको हमेशा के लिए बुरा बताएगा। और दोनों कुछ अच्छा करने के लिए या राज्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए वो लोग काम करेंगे। तो हम आज उस दौर में आ चुके हैं जिसकी आशंका उन्होंने उस वक्त व्यक्त की थी रविशंकर महाराज ने। और आज हम जब किसी भी फंक्शन में देखते हैं तो फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन होता है, तो या सबसे बड़ा, अगर आपको बहुत बड़े किसी इंसान को बुलाना है तो घसाई ने उजड़ा थइए, ऐसे रविशंकर महाराज हमें नहीं मिलते। अब हम या तो सीएम को बुलाते हैं, या तो किसी नेता को बुलाते हैं, या तो आईएएस आईपीएस को बुलाते हैं, या फिर बहुत पैसे वाले लोगों को बुलाते हैं आमतौर पर फंक्शन में। तो हमारी चॉइस अब बदल गई है। हमें पैसा बहुत अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया है वो हम नहीं देख पाते। और बस किसी भी तरीके में से अगर हम जब यंग जनरेशन को मिलते हैं कि आपको क्या बनना है बड़े होकर, तो सबको बनना है करोड़पति, सबको बिजनेस करना है, सबको पैसे कमाने हैं, कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन करनी है, फिर उसको बेच देनी है कंपनी, और पैसे बनाने हैं। पैसे किस रास्ते से बनाने हैं और पैसे बनाकर क्या करोगे, ये दोनों चीज़ों का उनके पास जवाब नहीं होता। और वो हमारी जो पूरी वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे बदल गई 70 सालों में। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। अगर ऐसी दुर्घटनाओं को हमें रोकना है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, उन पीड़ितों की जगह पे खुद को रखना है और ऐसा सोचना है कि अगर हमारे साथ ये होता तो हम क्या करते। हम क्या सही में चुपचाप तमाशबीन बनकर देखे रहते? हमारे साथ अगर ये होता तो शायद चुप ना रहते,
तो उनके साथ हुआ है तो चुप क्यों रहे और क्यों इंतज़ार करे अपनी बारी का। तो खुद की बारी आए उससे पहले बोले, खुद की बारी आए उससे पहले प्रश्न पूछे, जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाए, और जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ उतनी अपेक्षा तो हम रख सकते हैं। तो बस उतना है कि नागरिक की चेतना जब तक नहीं पैदा होती तब तक कुछ नहीं बदलता। सरकारों के बदलने से भी नहीं, अफसरों के बदलने से भी नहीं। सिस्टम तब बदलती है जब नागरिक बदलता है। थैंक यू।